देखो, अगर आपका गोल है फिट रहना तो टाइमिंग कभी मैटर नहीं करती है। हमें ना तो कम खाना होता है ना ज़्यादा खाना होता है, हमें खाना होता है क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन। प्री वर्कआउट मील लेके जाना चाहिए। आपकी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन होना चाहिए, आपकी मसल के अंदर ग्लाइकोजन होना चाहिए, जिससे आप एनर्जी को यूज करके अच्छी ट्रेनिंग कर सकें। हार्ट अटैक आना डिपेंड करता है आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ पे। अगर आपकी वो हेल्थ बेटर नहीं है तो आपको कुछ भी हो सकता है, फिर आप जिम जाएं या ना जाएं। जब हमारी बॉडी अनइवन स्ट्रेस में जाती है, और डेडलिफ्ट एक ऐसी एक्सरसाइज है हमारी मस्कुलर टेंशन बहुत ज़्यादा क्रिएट करती है, तो उसमें हमें ब्लैकआउट हो जाता है, हम गिर जाते हैं। वो कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जो आपके कॉर्टिसोल लेवल को मेंटेन करते हैं, आपके स्ट्रेस को सप्रेस करके रखेंगे, और कहीं ना कहीं आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को भी थोड़ा बेहतर रखते हैं। ऐसा देखा गया है, चाहे आप नेचुरली मसल बिल्डिंग कर रहे हो या आप किसी भी तरह के एथलीट हो, कई बार हमारा DHA डिहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, वो बढ़ जाता है। देखो, सोयाबीन में क्या होता है, सोयाबीन में एक ऐसा कंपाउंड होता है जो हमारे एस्ट्रोजन को लेवल को बढ़ा देता है, और हमें कितना बढ़ाने से हमें वो प्रॉब्लम होगी जिसे हम गायनोमेस्टिया बोलते हैं। मैं आपको बताता हूँ, इतने आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स आते हैं कि आप उनको बता ही नहीं सकते कि ओरिजिनल कौन सा है, फेक कौन सा है। कस्टमाइज्ड डाइट बनाने के लिए उसकी डाइट हिस्ट्री, उसका डाइट पैटर्न, उसका 6 महीने पहले वेट कितना था, क्या उसको कोई प्रॉब्लम हुई थी, उसका वेट इतना गेन हुआ, तो ये सारे पैरामीटर कंसिडर करने के बाद ये अच्छी डाइट बना सकते हो। अपनी ओवरऑल कैलोरीज जो 8 घंटे में कंज्यूम करते हो वो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज से ज्यादा है। चाहे आप इंटरमिटेंट कर लो, कुछ भी कर लो, आपका वेट ड्रॉप नहीं होगा। हाँ, तो विराट की जनता, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। वी आर बैक अगेन विद द न्यू पॉडकास्ट। और आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। मेनली जो जिम वगैरह जाते हैं तो कहीं ना कहीं आज सारी बात जिम की होगी। तो आज की जो हमारी स्पेशल गेस्ट होने वाले हैं वो है मेरे भैया पारिक चौधरी, फाउंडर ऑफ रोबस्ट बॉडी फिटनेस। तो भैया से आज कुछ ऐसी चीज़ें जानेंगे जो शायद हमें भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम भैया हमारे पॉडकास्ट चैनल द टॉप टेबल पर आपका। थैंक यू। हमारी ऑडियंस जो आपको नहीं जानती है, आप अपना इंट्रोडक्शन दे और उन्हें अपने बारे में कुछ बताएं। बेसिकली आई एम द फाउंडर ऑफ रोबस्ट बॉडी फिटनेस एंड आई एम अ हेल्थ कोच, और उसके साथ साथ आई हैव डन सर्टिफिकेशंस। सो माय विजन इज की टू ट्रेन पीपल, बेसिकली ऑल द साइंस बैक थिंग्स। और साथ में हमारा विजन यही है कि हम एक साइंटिफिक तरीके से लोगों को ट्रेन करें, ना कि एक इनहेरिटेड नॉलेज की तरह। तो उसी के पर्सपेक्टिव से मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ। बेसिकली मुझे इस फील्ड में 13 से 14 साल हो चुके हैं, और पिछले 6-7 साल से आई एम इन द प्रोफेशनल कोचिंग ऑफ हेल्थ एंड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। जी, तो भैया जैसे हम सबको पता है कि आपका रोबस्ट बॉडी फिटनेस है, तो उसके बारे में बताइए, कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, मतलब कहाँ से वो थॉट आया था कि हाँ भाई ये स्टार्ट करना है। थोड़ा सा उसके बारे में हमारी ऑडियंस को बताओ आप। ओके, तो टाइम कुछ ऐसा था कि मुझे वर्कआउट करते हुए 5-6 साल हो गए थे, पर जब 7 साल के आसपास ऐसा हुआ कि मुझे 1-2 इंजरी हुई, तो उस इंजरी से मैं रिकवर नहीं कर पा रहा था। मैं मल्टीपल डॉक्टर्स के पास भी गया, उन्होंने कहा था ऐसा हो जाता है, आप विटामिन D ले लो, आप वो सब ले लो। तो मेरे दिमाग में कन्फ्यूजन सा होने लगा कि ये एग्जैक्टली क्या है। एक बार की मुझे याद है, डॉक्टर ने कहा आप वापस बैंगलोर से ना अपने नेटिव प्लेस चले जाओ, दिल्ली में, जो कि मेरा होम टाउन पड़ता है मेरठ। पर मुझे वो चीज़ समझ नहीं आई कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। फिर टाइम बिंग मैंने जब रियलाइज़ किया, बेसिकली क्या होता है ना, विटामिन D बॉडी में तब सही से अब्जॉर्ब होती है जब उस जो अपने हाइट से, आपका जो भी जहाँ पे भी आपका घर है वो थोड़ा हाइट पे हो। तो उसमें मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि वहाँ पे जो रेजेज है ना, वाइट जो सन रेजेज है, वो टाइम पे पहुँचती नहीं है, इतना बॉडी में इतना एब्जॉर्प्शन नहीं है। तो इसी वजह से वो बोल रहा था कि अपने प्लेस में चले जाओ, वहाँ पे काफ़ी दिन से रहे हो तो आपकी बॉडी में अब्जॉर्प्शन सही होगी। तो ऐसी ऐसी तमाम चीज़ें मेरे सामने आने लगी, तो मुझे लगा कि ये तो फिटनेस में भी और बॉडी बिल्डिंग कुछ भी कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। तो मैंने पढ़ना स्टार्ट करा। फिर मैं 2017-18 में पढ़ना स्टार्ट करा। जिम मैंने 2012 के आसपास स्टार्ट करना शुरू कर दिया था। पर जब हम उसको ग्रेजुअली जब मैं पढ़ता रहा तो मुझे टाइम टू टाइम
अदर इन्फॉर्मेशन मिलती रही इंटरनेट पे, पर मैंने ऐसा देखा कि कुछ भी इन्फॉर्मेशन इतनी रियलिस्टिक नहीं है। कोई कुछ भी बोलता है, किसी वेबसाइट पे कुछ लिखा हुआ है, पर मैंने उसमें टाइम दिया। मैंने कोशिश करी कि रिसर्च पेपर पढूं जहाँ पे ऑथेंटिसिटी होती है इन्फॉर्मेशन की, और ऐसी जर्नल्स पढूं जो कि साइंस बैक्ड हैं, और ऐसी वेबसाइट पढूं जो कि इंडिया की नहीं है, बाहर की हैं। तो वहाँ से जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे समझ में आया कि फिटनेस ऐसी नहीं है जैसे हम इंडिया में देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इनहेरिटेड नॉलेज बहुत ज़्यादा है। आपको एक बोलेगा कि चावल नहीं खानी चाहिए, आप मोटे हो जाओगे, आपको आलू नहीं खाने चाहिए, तो इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे जी। तो जब मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट करा, मुझे चीज़ें समझ में आने लगी, और मैंने जब वो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करी तो मुझे लगा कि नाउ दिस इज़ द राइट वे टू डू इट। ऐसा नहीं है आप कम खा लो तो पतले हो जाओगे, ज़्यादा खाओगे तो मोटे हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं था। तो जब मैंने जिम्स के अंदर मैंने देखा कि लोग सप्लीमेंट में भी कुछ भी खा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है क्या खा रहे हैं। तो जब मैंने ग्रेजुअली पढ़ता गया तो फिर मैंने सोचा कि फिर मैंने अपने सर्टिफिकेशन किए। सर्टिफिकेशन करने के बाद फिर मुझे और कॉन्फिडेंस हुआ कि मैं कुछ कर सकता हूँ, उसमें बेटर कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अब आसपास के, जब आप कुछ बेहतर करते हैं तो आपके आसपास भी आपसे लोग पूछना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे लोगों ने मुझसे पूछा तो उनको भी अच्छे रिजल्ट मिले। तो फिर 2019 में मेरे पास ऐसा मुझे लगा कि मुझे कुछ यहाँ पे ना कुछ एकदम प्रोफेशनलिज्म में जाना चाहिए। तो 1920 के स्टार्टिंग में, जैसे 20 स्टार्ट हुआ तो लॉकडाउन हुआ, तो उस टाइम मैंने एक पोस्ट डाली थी इंस्टाग्राम पे। उसका मैं ये कन्वे करना चाह रहा था, अगर आपकी सिचुएशन टफ है और सच टफ सिचुएशन में आप एक चीज छोड़ दोगे तो मतलब आप फिर तो कैसे होगा, है ना। आसान है सिचुएशन तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, और टफ सिचुएशन में अपने आप को मेंटेन कर। तो उस टाइम में एकदम श्रेडिड था, मेरी फिजिक बहुत बेहतर थी, बहुत ज़्यादा बेहतर थी। तो उस टाइम पे जब लोगों ने उस चीज़ को नोटिस किया कि ये तो लॉकडाउन में भी अपने आप को इतना बेहतर रख सकता है, तो वहाँ से मेरे ऑनलाइन क्लाइंट्स स्टार्ट हुए। फिर मैं उनको ऑनलाइन पेन एंड पेपर से, फिर फॉर्मलाइजेशन तरीके से, फिर मैंने यूट्यूब चैनल भी क्रिएट किया, एक एजुकेटर की तरह भी काम करने लगा, फिर उसको और प्रोफेशन तरीके से करने लगे। तो वहाँ से उसकी 2019-20 से शुरुआत हुई थी। अब आज हम 2025 में हैं, वो ऐसे ही ग्रेजुअली चलता आ रहा है। तो भैया जैसे आपको इतना टाइम हो गया इस इंडस्ट्री में, तो मतलब क्या, जैसे कुछ काफ़ी मिथ्स हैं, तो आपने सबसे ज़्यादा मोस्ट फेमस क्या मिथ नोटिस किया कि हाँ लोग बाग ऐसा मानते हैं पर एग्जैक्टली ऐसा नहीं है? मिथ्स कई तरीके के हैं। अगर मैं बात करूं कि जिम्स के अंदर, खाली आपको जिम्स के अंदर जाना है तो एक बहुत ही नॉर्मल सा एक वर्ड है कि आपको बॉडी बनानी है तो पहले सप्लीमेंट का स्टैक खरीद लो, और वहाँ से भी काम नहीं चल रहा है तो आप आर्टिफिशियल हार्मोन्स एंड स्टेरॉइड्स पे जा सकते हो। तो ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। मैंने इतना टाइम दिया है और अपने आप को ट्रेन किया है, मुझे काफ़ी बेहतर रिजल्ट मिले हैं। तो ये मुझे लगता है काफ़ी यहाँ पे हम चीज़ पीछे हैं कि ऐसा नहीं है कि आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर आपके गोल के ऊपर डिसाइड होता है कि आपका गोल क्या है, देन आप सप्लीमेंट्स के ऊपर उसी अकॉर्डिंग जा सकते हैं। और दूसरा मैं आपको बताऊंगा, एक जनरल हेल्थ एंड फिटनेस में बात करें तो लोगों का ये मानना है कि अब हमें पतला होना है तो हम कम खाना स्टार्ट कर देते हैं, और पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप अगर कम खाओगे, एक नई प्रॉब्लम अब स्टार्ट हो रही है हमारे जो रीजन में है, वो ये है कि लोग कम खा के भी पतले नहीं हो रहे हैं। पहले एक सिंपल सा था कि ये तो ज्यादा खाता है इसलिए मोटा है, पर अब क्या हो गया है, लोग कम खा रहे हैं और उनका वेट ही नहीं ड्रॉप हो रहा है। उसका कुछ तो रीजन है कि बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो गई है, या ऐसा कह सकते हो पहले जैसी चीजें नहीं है, और बॉडी में वो फूड में वो न्यूट्रिशन नहीं है। पर इसका एक सिंपल सा आंसर मैं आपको बोलूंगा, हमें ना तो कम खाना होता है ना ज्यादा खाना होता है, हमें खाना होता है क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन। मतलब कि एक कैलकुलेटिव फॉर्म खानी होती है। अगर हम उस कैलकुलेटिव फॉर्म में खाएंगे तो अपना गोल अचीव कर सकते हैं। इसका बेसिकली यही रोल होता है। तो वेट लॉस जर्नी में कहीं ना कहीं जेनेटिक्स का भी मैटर करता है? नहीं, जेनेटिक्स एज सच कोई मैटर नहीं करता है। जब भी आप वेट लॉस की बात करते हैं कोई कुछ नहीं मैटर करता है, उसमें क्या है, उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये बायोलॉजिकल से आप क्या चीजें बताना चाह रहे हो? बायोलॉजिकल क्लॉक से मेरे कहने का मतलब है, आपने देखा होगा जब तक आप 20 साल के होते हैं तो आपका एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। आप सुबह उठे, आपने खाया, आप लंच स्कूल में टिफिन लेके वो खाया, दोपहर को आके खाया, शाम को आके खाया, रात को आके खाया, फिर सोने से पहले खाया। तो वो 20 साल तक आपने साइकिल फॉलो करी। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही आप 22-23 के हुए, आप जॉब में जाने लगे, तो आपने क्या किया, सुबह उठे, जल्दीबाजी में ब्रेकफास्ट छोड़ दिया, दोपहर में गए, जो मिला
वहां पे आपको कुछ नहीं पता उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या वो खाया, शाम को मिला तो ठीक है, लगा कि रात को खुद बनाना पड़ेगा तो बाहर से खा के चले गए, रात को आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, आप ऐसे ही सो गए। तो आपने वो 20 साल की साइकिल डिस्टर्ब कर दी अगले 5 साल में। इसी वजह से आपकी बॉडी, आपने आपको वेट मेंटेन नहीं कर पाते हैं आप, ये आपका मेटाबॉलिक अडेप्टेशन हो जाती है, आपको सारी क्रोनिक डिजीज होने लगती है जिसमें ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल है, आपके ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहे हैं, ये सब प्रॉब्लम इसी वजह से है। तो पारिक भैया, जैसे काफी लोग हैं जो वेट लूज की जर्नी पे हैं, बट जैसे आपने बताया कि अगर कम खाएंगे तो कहीं ना कहीं उससे वेट लूज आपका नहीं होने वाला, तो मतलब क्या चीज है जो कर सकते हैं अपनी वेट लॉस जर्नी के दौरान? क्या चीज बेसिकली बताओगे आप पहले उनको? तो उन्हें क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन खाना पड़ेगा, और वो क्वांटिफाइड कैसे खा सकते हैं? उनके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो वो चीज़ों को समझें कि किस फूड से हमें क्या चीज़ मिलती है, या एक वो अच्छा कोच हायर करें यहाँ पे। इसमें बीच का ऑप्शन नहीं है। बीच का ऑप्शन जो लोग फॉलो करते हैं वो ये क्या करते हैं, उनको पता है वेट कम करना है, ग्रेजुअली बहुत कम खाना स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग में उनका वेट लॉस होता है। पर एक डिफरेंस है वेट लॉस में और फैट लॉस में। जब हम वेट लॉस की बात करते हैं तो उसमें हमारा मसल मास भी जाता है, उसमें हमारा वेट, वाटर का वेट भी जाता है बॉडी से। हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कम खाए हमने, मैं थोड़ा साइंटिफिक जाने बताऊंगा कि हमने कार्बोहाइड्रेट कम खाए तो हमारी बॉडी में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को होल्ड करने के लिए 3 ग्राम पानी चाहिए होता है। हमने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कम खाए तो 3 ग्राम पानी ऑलरेडी निकल गया। फॉर एग्जाम्पल आप समझो 1 रोटी कम खाई हमने तो उसको उसके रेशियो में जितना पानी चाहिए था वो होल्ड ही नहीं करेगी। तो ऐसे क्या हुआ, तो आपको ओवरऑल वाटर वेट भी चला गया ना। तो वो एक रॉन्ग प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। इनिशियली तो आपको रिजल्ट मिल जाते हैं, 2-3-4 केजी आपका कम हो जाता है, पर उसके बाद क्या है, उसके बाद बॉडी मेटाबॉलिक अडेप्टेशन कर लेती है, आप अपनी जर्नी में फेल हो जाते हैं जी। तो हमें क्या टारगेट करना चाहिए, हमें फैट लॉस टारगेट करना चाहिए। उसका एक सिस्टम होता है करने का, ग्रेजुअली आप डिक्रीज करोगे कैलोरीज, उनको काउंट ऑन करोगे, है ना। अपनी बॉडी का ये ध्यान में रखना है कि मेरी बॉडी ऐसा वो डाइट फॉलो करो जो सस्टेनेबल डाइट हो, इसलिए फेलियर उनके ज़्यादा हो जाते हैं। तो क्या डिफरेंस है कैलोरीज से अलग वेट लॉस जर्नी में एंड वेट गेन की जर्नी में? देखो, डिपेंड करता है। जब आप वेट गेन कर रहे हैं ना, आपको सरप्लस में तो खाना पड़ेगा, ज़्यादा तो खाना पड़ेगा, पर अगर मैं इसको थोड़ा सा ट्रैक से साइड में लेके जाएं तो इन जनरल हमारे यहाँ तो ऐसी बातें करते हैं कि आज अब हमें वेट गेन करना है, तो फिर हम कोई भी ऐसा फूड नहीं है जिसको स्किप करते होंगे, सब कुछ खाते हैं। एट द एंड वेइंग स्केल पे हमारा वेट बढ़ जाता है। एक मैं बॉडी बिल्डर की भी बात कर रहा हूँ जो एक बिगनर या इंटरमीडिएट लेवल पे भी है यहाँ पे, तो वो क्या करते हैं, काफी ज्यादा खाते हैं और शरीर का वेट पुट ऑन तो हो जाता है, पर वहां पे वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि मैंने फैट गेन किया है, मसल गेन किया है। पर हमें क्या करना होता है, हमें जब वेट गेन करना हुआ, एक एथलीट की बात है, तो उसको मसल गेन करनी है। तो अगर हम वो चीज सही से फॉलो नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा वेट गेन होगा, मसल गेन नहीं होगा। तो फिर हम उसे दोबारा शट डाउन करेंगे तो फिर हमारी बॉडी वो आउटपुट देती नहीं है, वैसी हो जाएंगे। हाँ, ऐसी हो जाएंगे। तो वहां पे हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वेट गेन करने के लिए। हाँ, आप बहुत ही माल न्यूट्रिशन काइंड ऑफ आपका सिस्टम है, आप 50 kg के हैं, तो उस टाइम पे बेटर चॉइसेस हैं, आप एक अच्छे फूड चॉइसेस को लेके उसमें कैलोरी सरप्लस में खाते रहे तो आपको इजीली पुट ऑन हो जाएगा वेट। तो ऐसे में जो लोग वेट लॉस भी कर रहे होंगे उनके साथ भी तो ये प्रॉब्लम आएगी, उनका कहीं ना कहीं मसल भी लॉस होगा। हाँ, उनका मसल भी लॉस होगा अगर वो अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं समझेंगे। अच्छा, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा बताऊंगा, 2 चीजें होती हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो मतलब कि जो हमारे विटामिन और मिनरल होते हैं, मैक्रोज होती हैं जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट्स होते हैं और प्रोटीन होता है। अगर हम इनका सही रेशियो अपनी डाइट में मेंटेन नहीं करेंगे तो हमें कभी भी बेहतर रिजल्ट नहीं मिल सकते। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जो प्रोटीन है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बॉडी को एक अमाउंट में चाहिए होती है। रिसर्चेस तो ये भी कहती हैं किसी को 1.5 से 2.5 के, पर एक मिनिमम रिक्वायरमेंट, एक मॉडरेट रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, जिसपे हमारी बॉडी लीन टिश्यू बिल्डअप करती रहती है। हमारा बॉडी की ओवरऑल जो बोलते हैं ना मेंटेनेंस कैलोरीज होती हैं, मतलब ये 2000 कैलोरीज के आसपास खाता रहेगा तो ये ना पतला होगा ना मोटा होगा, तो वो भी हमारी बढ़ जाती है। तो उनका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारे मैक्रोज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, मतलब पूरे दिन में हमने 100 ग्राम प्रोटीन लिया, 200-250 ग्राम कार्ब्स लिए, 80-90 ग्राम हमने फैट लिए। अगर आप उसका रेशियो नहीं देखेंगे, अगेन आप फेल हो जाओगे अपने वेट लॉस जर्नी में भी, ऐसे ही आप वेट गेन में भी फेल हो जाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट मैटर करता है। तो भैया जैसे अगर एक जनरल हेल्थ की हम बात करें, आज के टाइम में आपने देखा ही होगा कि कोई इतना हेल्दी नहीं है, सब डॉक्टर वगैरह का घूम
सब जा रही है ऑलमोस्ट, तो एक नॉर्मल जनरल हेल्थ के हिसाब से हम क्या क्या फिटनेस सुबह से अपने शाम तक के शेड्यूल में क्या क्या चीज फॉलो कर सके? आपको यहाँ पे ना थोड़े से फूड आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। मतलब आप मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट लें, ब्रेकफास्ट कभी स्किप मत करें। वहाँ पे आप थोड़ा सा ना यहाँ पे अपने पेरेंट्स के ऊपर के फूड के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें कि वो क्या खाते थे। फॉर एग्जांपल हम वो दलिया खाते थे, आप ओट्स को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप उससे क्या होगा, वो एक कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं, मतलब आपने खाया आराम आराम से डाइजेस्ट होंगे, ना तो आपका इंसुलिन लेवल स्पाइक होगा, ना आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आपका जो फैट लॉस का जो पूरे दिन में जो चलता रहता है ना बॉडी में, भाई हमारी ग्लूकोज से भी एनर्जी मिल रही है और फैट से भी एनर्जी, स्टोर्ड फैट से, वो भी हमारे मेंटेन रहती है। तो स्टार्ट योर डे विद कॉम्प्लेक्स कार्ब। देन उसके बाद आप दिन में एटलीस्ट 4 मील लीजिए, मॉर्निंग में भी, आफ्टरनून में भी, फिर इवनिंग में आप स्नैक्स में बेटर टू प्रेफर फ्रूट्स। कोई भी फ्रूट खाइए, कोई भी सिट्रिक फ्रूट खाइए, आपको उसमें विटामिन सी, कैल्शियम, ये सब मिलेंगे। देन इवनिंग में आप अपना डिनर करें, देन रात को सोने से पहले। तो उसमें चॉइसेस ऑफ फूड मैटर करती है। उसको लाइट रखें पर न्यूट्रिशियस रखें। उसमें ये देखें कि हाँ मेरा जो रेशो है, रेशो पे आप जनरल हेल्थ में रेशो की बात तो नहीं करेंगे, पर आप ये कंसिडर करें ना कि मेरे को मतलब दोपहर में खाना है, तो मान लो आपने एक दाल चावल लिए और दाल लिया और चावल ले लिए। अब आप एक दाल और चावल लोगे और उसके बराबर में एक प्लेट रखता हूँ जिसमें दाल भी होंगे, चावल भी होंगे, 2 रोटी भी होंगे, सैलेड भी होंगे और उसमें आपकी दही भी होगी। तो वो फूड आपकी बॉडी में ज़्यादा बेहतर तरह से डाइजेस्ट होगा, क्योंकि अगेन राइस है, उसका इंसुलिन स्पाइक ज़्यादा होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है। और जब आप उसके साथ आप सैलेड मिला रहे हो तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स पूरे फूड का कम हो जाता है। तो वो आपके लिए बेटर चॉइस है। जैसे हम इंडियन कल्चर में क्या होता है ना, मेहमान को हम सारी चीज़ें देते हैं, हमें वही प्रोटोकॉल अगर हम रोज़ अपने लिए फॉलो करें ना तो हम ज़्यादा बेहतर रहेंगे। तो भैया कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि रात के टाइम हमें काफ़ी लाइट खाना लेना चाहिए, उसका क्या रीज़न है? क्या चीज़ें सही है लेना चाहिए? देखो, अगर हम मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, एविडेंस बेस से जाता ना, प्रैक्टिस पे हम फॉलो करें। देखो इतने सालों से हम लोगों को देखते आ रहे हैं, लाइट फूड क्या होता है कि हमारी बॉडी उसको जल्दी डाइजेस्ट कर लेगी। जब रात को हमारी बॉडी बायोलॉजिकली सो जाती है एक तरीके से ना, उस टाइम पे हम उसको हार्ड फूड देंगे या डाइजेशन करने के लिए उसको कहेंगे कि आप उसमें अपनी एनर्जी ज़्यादा लगाएं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपके लिए कभी बेटर नहीं हो सकता, है ना। तो बेटर है कि आप लाइट ही फूड लें, उसके पॉजिटिव रिजल्ट भी रहते हैं। अच्छा, नॉर्मल लाइफ में बेसिक रूटीन टाइम क्या होगा? मतलब मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में? अगर हम जिम जाते हैं उसके लिए या एक्सरसाइज करते हैं कोई भी, तो ज़्यादा अच्छा टाइम कौन सा है, मॉर्निंग या इवनिंग? देखो, अगर आपका गोल है फिट रहना तो टाइमिंग कभी मैटर नहीं करती है। सेकंड, अगर आपका गोल है एक मसल बिल्डिंग करना, देन भी ये मैटर नहीं करता आप किस टाइमिंग जा रहे हैं। मैटर ये करता है आप प्री वर्कआउट मील लेके जाना चाहिए। आपकी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन होना चाहिए, आपकी मसल के अंदर ग्लाइकोजन होना चाहिए, जिससे आप एनर्जी को यूज करके अच्छी ट्रेनिंग कर सकें। ठीक है ना। थर्ड, इसमें हम अगर कंसिडर करते हैं कि हमारी बॉडी थोड़ा सा बेहतर एक्टिव रहती है मॉर्निंग के टाइम में, उसके कॉर्टिसोल हार्मोन्स थोड़े से कम रहते हैं कंपैरेटिवली टू इवनिंग में, तो उसमें हमारी ट्रेनिंग में हमें थोड़ा सा बेहतर आउटपुट मिलता है। तो इसे हम 3 चीज़ों में स्प्लिट कर सकते हैं। और अगर बॉडी बिल्डिंग पर्पस हो हमारा, तो फिर किस टाइम प्रेफर रहेगा, सही रहेगा? अगर आपकी बॉडी के जो स्ट्रेस है, आप अगर क्या होता है ना, स्ट्रेस कई बार क्या होता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। समटाइम ही फील्स कि वो रात में बेहतर फील करता है, कई बार वो मॉर्निंग में बेहतर फील करता है। अगर उसके अकॉर्डिंग वो रात में बेहतर फील करता है और वो रेडी माइंडली प्रिपेयर होकर वर्कआउट करता है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। अगर उसको समझ नहीं आ रहा है, देन ही कैन गो फॉर मॉर्निंग वर्कआउट, वो भी उसके लिए बेहतर है। पर मॉर्निंग वर्कआउट आप कर रहे हो और उसमें आपकी प्री वर्कआउट मील बिल्कुल नहीं है, सप्लीमेंट से काम नहीं चलता है कि आपने उठाया और प्री वर्कआउट सप्लीमेंट खरीदा उसको पी के चले गए। नहीं, वो आपको वहाँ पे मसल स्ट्रेंथ में काम नहीं करेगा, मसल बिल्डिंग में काम नहीं करता। वो जस्ट हमारा थॉट प्रोसेस होता है कि हाँ वर्कआउट ले लिया, हाँ वो काम नहीं करेगा। ठीक है, आपको फूड चाहिए वहाँ पे। तो बेस्ट प्री वर्कआउट क्या हो सकते हैं? देखो, एक नॉर्मल पर्सन की लाइफ में, लाइक अगर एक मिडल मैन है, ठीक है, नॉर्मल एक
जनरल हेल्थ के पर्पज से अगर कोई जा रहा है तो उसके लिए बेस्ट प्री वर्कआउट्स क्या रहेंगे? एक लाइट सा मील होना चाहिए उसके लिए। फॉर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं बेसिकली बनाना से। अगर उसके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, वो एक बनाना खा के जाए, वो बेस्ट है। देन उसके पास थोड़ा सा टाइम अवेलेबल है, वो अगर रेडी टू ईट वाली चीज़ें हैं तो आप 2 ब्रेड स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं। एंड अगर वो उसके पास ऑप्शन है एग्स के, तो वो एग्स ऐड कर सकता है। और अगर पूरा ही वेजिटेरियन है और उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ओट मील सबसे बेहतर है। कॉम्प्लेक्स कार्ब है, इजीली एनर्जी रिलीज करेंगे, आपको वर्कआउट के टाइम पे अच्छा वर्कआउट करने के लिए आपको हेल्प आउट करेंगे। तो ये ब्रेड्स वगैरह, ब्राउन ब्रेड नॉर्मल या फिर नॉर्मल वाले ब्रेड? देखो काफी लोग कहते हैं कि ब्राउन ब्रेड जिम वाले ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो क्या चीज सही है? देखो अगर ब्राउन ब्रेड की डेफिनेशन हम निकालें तो उनका कहने का मतलब ये है कि उसमें जो वोल ग्रेन जो हमारा पार्ट है वो ज़्यादा होता है। पर देखो क्या है कि अभी इंडियन मार्केट के अंदर जो ब्रेड अवेलेबल हैं वो वोल ग्रेन की नहीं है, उनको खाली उनमें कलर्स ऐड करे जाते हैं, और ये सच्चाई भी है। और उसकी वजह से ये तो नहीं बोलूँगा कि आप ब्राउन ब्रेड पे जाएं या वाइट ब्रेड पे जाएं। आप जा सकते हैं किसी भी ब्रेड पे, वो कंपनी अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो इतना डिफरेंस आता नहीं है, क्योंकि पर कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो इस प्रोटोकॉल को फॉलो करती है, और वहाँ पे हम बात करेंगे तो ब्राउन ब्रेड इज मोर बेटर। अच्छा पारिक भैया, आप एक बात बताइए मुझको कि जैसे अगर हम देखें आज के टाइम में हर आदमी, हर इंसान अपनी लाइफ में काफी बिजी है, फैमिली में फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज काफी है, करियर में, तो ऐसे में कैसे बैलेंस करे लाइफ को कि वे डाइट भी प्रॉपर ले रहा हो, जिम भी प्रॉपर जा रहा हो, और जिम भी नहीं जा रहा तो वर्कआउट प्रॉपर कर रहा हो, तो ऐसे में कैसे बैलेंस की जाएगी लाइफ? हाँ, तो इसका आंसर देने से पहले एक छोटी सी बात बताता हूँ। बेसिकली लोग जिम जाते हैं ये सोच के हम फिट रहेंगे, पर मैं आपको बोलता हूँ जिम में जाके और मसल बिल्डिंग करना इज एन आर्ट। मतलब जैसे आप एक पेपर लेते हैं ना, उसको बनाने में टाइम लगता है ना, ऐसे ही मसल बिल्डिंग करने में भी थोड़ा टाइम लगता है। पर हमारी जनरेशन की प्रॉब्लम ये है कि वो जिम में जाते हैं ये सोच के कि हमारा वजन कम होगा, ये सब होगा, पर वो उनको देख के काम करते हैं, पर उनके गोल अलग हैं, आपके गोल अलग हैं। कहने के जो बॉडी बिल्डर वहां पे, हाँ, उनके गोल अलग हैं, आपके गोल अलग हैं, तो आपकी चीजें मैच नहीं कर सकती। अब आपको क्या करना चाहिए? आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है। हेल्दी लाइफस्टाइल स्टार्ट होगा आपकी अच्छी डाइट से। पहला काम है आप अपने घर की डाइट बेहतर करो, खुद की भी घर की भी, ठीक है। देन उसके बाद आधा घंटे का आप एक्सरसाइज रूटीन ऐड करो। वो आपकी वॉकिंग भी हो सकती है, वो डांसिंग भी हो सकती है, आपकी रनिंग भी हो सकती है, या बॉडी वेट ट्रेनिंग भी हो सकती है, कुछ भी करो। अगर आप इन सब चीज़ों को अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल में लेके आते हैं, और बिजी पर्सन की लाइफ के लिए ये बेस्ट चॉइस है। अगर फिर आपका गोल है कि मुझे मसल बिल्ड करनी है, देन आप जिम की तरफ जा सकते हैं, वरना तो अगर आप सही चीज़ों को बैलेंस करें तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मतलब बॉडी फिट रखने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो भैया जैसे अभी तो थोड़ा कम है, लेकिन एक चीज थी सत्तू, आपने सुना ही होगा उसका नाम, तो बहुत ट्रेंड कर रहे थे इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो मतलब उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? देखो सत्तू सही है वो चीज है कि एक्चुअली जो वो बोल रहे हैं, क्या चीज वो सही है, या फिर सिर्फ देसी के नाम पर करके उसे बस कि हाँ चलो थोड़ा इसके बारे में बताओ। देखो सत्तू को बेसिकली इंडिया की जब पॉपुलेशन ने ऐसे देखा कि वो एक प्रोटीन सोर्स है, तो मैं आपको बता दूं 100 ग्राम सत्तू किससे बनता है? चना दाल से बनता है। उसके 100 ग्राम में मेरे हिसाब से 18 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है, बाकी बचा हुआ 70 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो अब आप मुझे बताओ कहाँ से प्रोटीन सोर्स हुआ? नहीं, वो प्रोटीन सोर्स नहीं है, वो एक ऐसा फूड है जिसके अंदर प्रोटीन है, पर वो एक नेचुरल फूड है। उसको आप अपनी डाइट में, उस क्वांटिफाइड डाइट में कि मेरे को 2000 कैलोरीज लेनी है, 2500 कैलोरीज लेनी है, उसमें आप उसको इंक्लूड करें तो आपको हमेशा अच्छे रिजल्ट नहीं। पर सत्तू का वे प्रोटीन से कंपेयर करना, ये तो आपने नहीं बोला, पर मुझे पता है, जो ऐसा मैंने देखा है, सत्तू का वे प्रोटीन से कंपेयर करना ये तो अनजस्टिस है। क्योंकि 100 ग्राम की अगर वे प्रोटीन की बात करो, किसी भी प्रोटीन में 70 to 80 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है 100 ग्राम में, तो आप उससे कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो काफ़ी लोगों का ऐसा कहना है कि जो प्रोटीन होते हैं उनकी वजह से हार्ट अटैक या काफ़ी सारी डिसीज़ है जो बॉडी के अंदर आती है, क्या ये चीज़ सही है?
देखो मैं इसको तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। हार्ट अटैक आना डिपेंड करता है आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ पे। अगर आपकी वो हेल्थ बेटर नहीं है तो आपको कुछ भी हो सकता है, फिर आप जिम जाएं या ना जाएं, आप वर्कआउट करें या आप रनिंग कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ, कुछ कुछ वीडियोज ऐसी हैं कि आपने देखा होगा कि आप उनका कुछ वीडियोज ऐसी हैं कि आपने देखा होगा उनको हार्ट अटैक आ गया है। बेसिकली देखो क्या है ना, आप ये नहीं देख रहे पीछे क्या हो रहा है। अगर आपका स्ट्रेस भी बहुत बढ़ता है ना तो आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ खराब होती है, और आप स्ट्रेस में हैं तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है ना। तो उसका एक्सरसाइज से तो कोई लेना देना नहीं है। देन बात करते हैं वे प्रोटीन को, कई बार इसलिए जोड़ दिया जाता है, कई बार हम वे प्रोटीन के साथ और भी सप्लीमेंट लेते हैं। कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं और जो कि वाडा या नाडा के अकॉर्डिंग भी जो हमारी एंटी डोपिंग एजेंसी है उनमें बैंड है। तो क्या होता है, उन सप्लीमेंट लेने से हमारी हार्ट बीट थोड़ी तेज हो जाती है। इसको सिंपल लैंग्वेज में से समझो कि आपकी हार्ट बीट कुछ अमाउंट तक ही बीट कर सकती है, मान लो 150 मान लो फॉर एन एग्जांपल, पर उससे ज़्यादा आपकी कैपेसिटी भी नहीं है। और ऐसा टाइम पीरियड है कि आप कुछ एक्टिविटी भी कर रहे हैं, उसमें हार्ट बीट भी आपकी तेज है और आपने ऐसा सब्सटेंस भी आपकी बॉडी में, उससे हार्ट बीट आपकी 150 क्रॉस होगी, देन क्या होगा, देन आपको प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो इस वजह से कई बार हमको ऐसा देखने को मिलता है कि हार्ट अटैक वाले केसेस देखने को मिलते हैं। पर ये ऑल डिपेंड करता है कार्डियोवास्कुलर हेल्थ आपकी कैसी है। ऐसे देखा होगा, यहाँ पे तो नहीं, पर अगर आप इंडिया से बाहर जाएं, यूएस कंट्रीज में जाएं या बाहरी कंट्रीज में जाएं, जब वहाँ पे क्लाइंट को असेसमेंट करते हैं तो सबसे पहले ना उसकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ देखेंगे, उसकी कुछ एक्टिविटी उससे परफॉर्म कराएंगे, देखेंगे उसकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ कितनी है, उसके VO2 मैक्स कितना है, उसकी बॉडी मतलब उसके जो ऑक्सीजन लेवल कैसे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी इंटेंसिटी डिसाइड करते हैं। पर यहाँ इंडिया में वो सब चीज़ फॉलो नहीं करते हैं, उठाया और तो बस लिखी हुई कुछ चीजें काम करो और आज दौड़ मारो, आज ट्रेडमिल दौड़ लो 15 मिनट, थोड़ा ऐसा चलता है। पर थिंग्स विल बी बेटर, ऐसा मैं भी सोचता हूँ। बहुत सारे लोग लगे हुए हैं कुछ बेहतर करने में। बिल्कुल होगा भैया, एक दिन जरूर होगा। बट भैया यहाँ पर मुझे एक डाउट था कि मैक्सिमम लोगों को जिम में जो हार्ट अटैक आया है वो डेडलिफ्ट करते हुए आया है, ये सही है ऐसा बोलना? देखो एक्सरसाइज का तो कोई लेना देना नहीं है, पर मैं आपको बता दूं, अगर बंदा एक्सरसाइज करते टाइम गिर गया है तो उसे ब्लैकआउट बोलते हैं। वो ब्लैकआउट हो जाता है, मेरे साथ भी हुआ है। जब हमारी बॉडी अनइवन स्ट्रेस में जाती है, और डेडलिफ्ट एक ऐसी एक्सरसाइज है हमारी मस्कुलर टेंशन बहुत ज़्यादा क्रिएट करती है, तो उसमें हमें ब्लैकआउट हो जाता है, हम गिर जाते हैं। वो उसे हार्ट अटैक में नहीं रखेंगे, हम उसको रखेंगे कि हम ब्लैकआउट हुए, हम गिरे, हम थोड़ा रेस्ट ऑन किए और वापस आ गए। वो जनरली इस तरह की वीडियोस हैं जो वहाँ पे दिखती हैं। कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज है जो अगर आप देखोगे यूट्यूब पर वायरल है काफी, कि वे एक्सरसाइज जिम में करते हुए ही उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है। देखो फिर उसको हम पहली कैटेगरी में रख सकते हैं, मे बी उन्होंने कुछ ऐसा सब्सटेंस लिया हो, उनकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ जितनी मैक्सिमम थी उससे ज्यादा वो ऊपर निकल गई, तो उस सिचुएशन में उनको रख सकते हैं। अच्छा, जैसे विशाल भाई ने भी बात करी सत्तू की, ऐसे ही इसमें 2-3 चीजें और आती है, जैसे सफेद मूसली या फिर कह सकते हैं अश्वगंधा, और कुछ आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स भी होते हैं। इसके बारे में भी आप कुछ बताइए। देखो जितने भी हमारे एशियंस के पुराने हर्ब्स हैं ना, उनका बहुत अच्छा मतलब रोल है बॉडी में। उनको आज के टाइम में तो ऐसे प्रमोट किया जा रहा है कि वो आपकी मसल बिल्ड करा देंगे, पर वो कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जो आपके कॉर्टिसोल लेवल को मेंटेन करते हैं, आपके स्ट्रेस को सप्रेस करके रखेंगे, आपको एनर्जेटिक रखेंगे, और कहीं ना कहीं आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को भी थोड़ा बेहतर रखते हैं। जब आप स्ट्रेस कम लेंगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन जो मेल डोमिनेटिंग हार्मोन है वो भी बेहतर होगा। तो उसका एक अपना काम है, उसको कोई भी कंज्यूम कर सकता है उसकी एज के अकॉर्डिंग, उसके डोजेस में। तो उससे आपका गेम नहीं चेंज होने वाला है, पर वो आपको हेल्प आउट करती है। पर मार्केट्स में कई बार हम ज़्यादा प्रमोट करते हैं अश्वगंधा एंड हमारी बॉडी बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। और ये सफेद मूसली, इसका क्या राज है? हाँ, वो सब इन्हीं की कैटेगरी है, सबके अपने अपने फायदे हैं, है ना। उसको चाहे जिम वाला भी ले सकता है, नॉर्मल वर्कआउट करने वाला भी, या एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जीने वाला बंदा भी ले सकता है। डोजेस डिपेंड करती हैं एज पर हिज गोल और हर गोल डिपेंड करती है।
तो भैया जैसे आपने अभी टेस्टोस्टेरोन की बात करी, तो एक चीज है, अगर टेस्टोस्टेरोन हाई होता है तो एक शायद डीएसटी करके एक होता है, डीएसटी ब्लॉकर, जो जिसकी वजह से हेयर फॉल वगैरह होते हैं, क्या ये चीज सही है? हाँ, ये चीज़ सही है। जब हमारी बॉडी, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, इन जनरल ऐसा देखा गया है, चाहे आप नेचुरली मसल बिल्डिंग कर रहे हो या आप किसी भी तरह के एथलीट हो, कई बार हमारा DHA, डिहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, वो बढ़ जाता है। तो उससे हमारे यहाँ पे जो हेयर के जो फॉलिकल्स होते हैं ना, बहुत पतले हो जाते हैं। तो जब ग्रेजुअली पतले पतले होते हैं तो वहाँ से कई बार तो वो हमारा हेयर निकलना बंद हो जाता है। तो उसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, हम उसमें क्या कर सकते हैं, DHT ब्लॉकर्स आते भी हैं मार्केट में, वो भी ले सकते हैं। और अगर आप नेचुरल एथलीट हैं भी तो सम टाइम टू टाइम थोड़ा सा अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से ना थोड़ा आप रेस्ट लेंगे। वो रेस्ट वाला कल्चर है नहीं, पर ऑटोमेटिक रेस्ट हो जाता है। पर अगर प्रोफेशनल तरीके चल रहे हैं, थोड़ा रेस्ट लीजिए, देन आप अपनी इंटेंसिटी को दोबारा प्रोग्रेसिव ओवरलोड करिए। ऐसे करेंगे तो आपको मतलब आप ट्रैक ऑन रहेंगे चीज़ों के ऊपर। तो भैया जैसे काफ़ी अगर वे प्रोटीन की बात करते हैं तो नॉर्मल वे प्रोटीन कॉस्ट करता है अराउंड 2000 के आसपास 1 kg का। तो सब लोग ये अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके क्या सब्स्टिट्यूट है जो उसके कम प्राइस में आ सकते हैं और बेटर रिजल्ट दे सकते हैं एक एथलीट को, जनरल हेल्थ पर्पस के लिए भी अगर कोई यूज़ कर रहा है? तो उसे ना हम ऐसे समझ सकते हैं, देखो अगर आप जनरल हेल्थ एंड फिटनेस की बात करते हैं तो आपको वे प्रोटीन की ज़रूरत ही नहीं है जी, ठीक है। अगर आप एक एथलीट हैं और आपकी बॉडी को अच्छे से रिकवर करना है, और अगर आप सप्लीमेंट एज ऑप्शन नहीं रखते हैं, देन आप देखो फूड के ऊपर आपको रिलाई होना पड़ेगा, आपको एग्स कंज्यूम करने पड़ेंगे, आपको चिकन भी कंज्यूम करना पड़ेगा। अगर देन ये भी आप नहीं कंज्यूम कर सकते, देन आप एज अ सब्स्टिट्यूट है, आपके सप्लीमेंट है वो तरीके, देन आप अच्छे वे प्रोटीन की तरफ जा सकते हैं। उसमें थर्ड फिर एक कैटेगरी आती है, आपको मसल बिल्डिंग करनी है, उसमें तो आपको अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना ही पड़ेगा, आपके पास चॉइस नहीं है। यंग हो आप, 19-20 साल के हो, आपकी बॉडी का मसल प्रोटीन सिंथेसिस हाई है, तो आपको रिजल्ट मिलेंगे, पर सम पीरियड ऑफ टाइम वो भी कम होने लगेंगे अगर आपका प्रोटीन इंटेक कम होगा। तो भैया एक सोयाबीन का आपने सुना ही होगा, काफी लोग सोयाबीन कंज्यूम करते हैं एज अ मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो क्या ये करना सही है? कोई इशू नहीं है। देखो जो हमारे एरिया में जो मिथ है कि देखो सोयाबीन में क्या होता है, सोयाबीन में एक ऐसा कंपाउंड होता है जो हमारे एस्ट्रोजन को लेवल को बढ़ा देता है, पर कितना बढ़ाता है और हमें कितना बढ़ाने से हमें वो प्रॉब्लम होगी जिसे हम गायनोमेस्टिया बोलते हैं, उस कितनी प्रॉब्लम होगी, उसकी डोजेस बहुत ज्यादा है, मेल बूब जो होता है। मतलब अगर आप वीक में 300-400 ग्राम कंज्यूम करेंगे, देन आपको वो प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और नॉर्मली हम कितनी कंज्यूम करते हैं, अगर हम 30 से 40 ग्राम कंज्यूम करते हैं और वो भी डेली नहीं करते हैं, है ना, तो वो हमारे लिए बिल्कुल सेफ है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। ओके, तो जैसे अभी आपने अपनी बातों में नॉन वेज फूड की बात करी, चिकन एंड एग्स की, तो अगर हम देखें अब आजकल लोग काफी ज्यादा वेजिटेरियन की तरफ जा रहे हैं, तो अब आप इसमें क्या सजेस्ट करोगे कि नॉन वेज डाइट जो है वो सही है प्रॉपर लेना? नहीं, दैट डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, उसका फूड ऑफ चॉइस है, इस पे हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। अगर उसको पसंद है तो खाए, नहीं पसंद है तो मत खाए। ऐसे मिथ्स भी तो है मार्केट में कि बॉडी सिर्फ नॉन वेज फूड से ही नहीं बनती, वेजिटेरियन होकर भी बन सकती है, मसल गेन उसको लेकर भी हो सकती है। हाँ, बॉडी के बनने के लिए हमारे मैक्रोस सही होने चाहिए, वो हमें प्रोटीन मिलना चाहिए, वो किसी भी सोर्स से मिले। अगर वो मिल रहा है देन हमें कोई नहीं रोक सकता हमारी मसल बिल्ड होने से, है ना। ये इसका मेन जो क्रिस्प पॉइंट है यही है, प्रोटीन मेन सोर्स है, जो होना चाहिए। प्रोटीन हमारा मेन सोर्स है, रिकवरी हमारी बेटर होनी चाहिए। एक चीज प्रोटीन पे तो डिपेंड नहीं करती है हमारी बॉडी ग्रो करना, हमारी बॉडी डिपेंड करेगी प्रोटीन पे भी, रिकवरी पे भी डिपेंड करेगी, है ना। फिर आप ट्रेनिंग कैसे परफॉर्म करते हैं, फिर आपका ओवरऑल न्यूट्रिशन कैसा है, कई फैक्टर काम करते हैं। ठीक है, और आजकल काफी ज्यादा प्रोटीन पाउडर्स पे काफी कंट्रोवर्सीज है, उस पर क्या आपका टेक है? देखो जो वे प्रोटीन है, सिंपल सा तो अगर बोलें तो वो मिल्क से एक्सट्रैक्ट होता है, एक डेयरी प्रोडक्ट है। और थोड़ा सा मैं बताऊं तो जब हमारा पनीर बनता है उससे जो पानी बनता है, छेदर जिसे हम बोल सकते हैं, तो वो जो पानी है उससे हमारा प्रोटीन एक्सट्रैक्ट होता है। मान लो 5-6 लीटर उस पानी से 1 स्कूप के आसपास तैयार होती है। जब तक आपके प्रोटीन के इंग्रेडिएंट सेफ हैं, आपने ऑथेंटिक जगह से बाय किया है,
आपने वे प्रोटीन बाय किया है, उसके अंदर व्हीट एक्सट्रैक्ट नहीं है, उसके अंदर कोई ऐसे कंपाउंड इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो आप जिसके लिए आपने पे नहीं किया है, तब तक वे प्रोटीन हमेशा आपके लिए सेफ है। पर सप्लीमेंट डाइट का हमेशा 20% के आसपास तक हिस्सा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? वो वे प्रोटीन है इसलिए नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी किस चीज़ के लिए बनी है? हमने खाना खाया, वो उसमें से ग्लूकोज भी सेपरेट करेगी, मतलब फैट को भी यूज़ करेगी, कार्ब्स को भी यूज़ करेगी, प्रोटीन को भी यूज़ करेगी। अगर हम उसे डायरेक्टली प्रोटीन देंगे तो वो इंजन है ना, वो इंजन में अगर मैं एक मशीन में डायरेक्ट तेल ही डाल दूंगा, उसमें डालना है मुझे एक ऐसी चीज़ जो उसको ग्राइंड करके जाए, तो उसकी इफिशिएंसी तो टाइम बाद खत्म ही हो जाएगी। सही है। तो इसलिए हमें सप्लीमेंट पे 10 to 20% ही रिलाई करना चाहिए। ठीक। हाँ, मेरा But, क्वेश्चन वैसे ये आने वाला था कि जैसे काफी लोग बोलते हैं कि जैसे बॉडी अगर कोई बॉडी बिल्डिंग के फेस में है, एक टाइम तक उसकी बॉडी अच्छा रिएक्ट करेगी प्रोटीन जितने भी सप्लीमेंट ले रहा होगा, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका जो ग्रोथ रहेगा वो एकदम ऐसे सस्टेन हो जाएगा। तो उसके पीछे ये रीजन था नहीं ऐसा बॉडी उस टाइम पे जो खुद प्रोटीन जनरेट करती थी वो जनरेट करना बंद कर देती है? नहीं ऐसा नहीं होता है। देखो क्या होता है ना, बहुत सारे रीजंस होते हैं। अब एक 30 साल के बंदे को और एक 20 साल का कंपेयर करें तो बहुत सारे बायोलॉजिकली और बॉडी के अंदर प्रोसेस होते हैं जो डिफरेंट होते हैं। देखो 30 साल के बच्चे का जो भी या कोई भी एथलीट होगा, कुछ भी होगा, उसकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन थोड़ा कंपैरेटिवली कम होगी, उसके अंदर मसल प्रोटीन सिंथेसिस थोड़ा बेटर होगा 20 साल के अंदर के बच्चे के अंदर। थर्ड, अगर क्या होता है ना, अब एक मैच्योर मसल होता है और एक अनयूज्ड मसल होता है कि आपने उस पर कभी इतना अनइवन लोड डाला ही नहीं। तो जब भी आप मान लो मैं 5-6 साल से जिम कर रहा हूँ और मेरी बॉडी ग्रो नहीं कर रही है, देन मुझे थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा, मुझे प्रोग्रेसिव ओवरलोड फॉलो करने पड़ेंगे। ये प्रिंसिपल्स होते हैं ट्रेनिंग के जो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिम में फॉलो तो करते हैं पर उस एग्जैक्ट तरीके से नहीं कर पाते हैं। उन पे ध्यान देना पड़ेगा, हमें वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा वर्कआउट का। तो जब हम ऐसे करेंगे तो हमें हमारी मसल ग्रोथ के चांसेस किसी भी एज में, मतलब किसी भी एज में कहने का मतलब है 30-40s के आसपास तक भी हमें मसल ग्रोथ दिखती रहेगी अपनी। तो भैया जैसे आपने बताया कि एक लेवल पे आके टेस्टोस्टेरोन बनने बॉडी में कम हो जाते हैं, तो लाइक अगर कोई बॉडी बिल्डिंग 40s या 50s में भी करना चाह रहा है तो क्या उस टाइम पे पॉसिबल है वो चीज? देखो टेस्टोस्टेरोन बनने बंद नहीं होते, उनका रेट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है, ये कह सकते हैं आप। और उसके बाद हमारी बॉडी, मैंने पहले भी बताया था, अगर आपने कभी एक्सरसाइज नहीं करी है और आप 40s में भी स्टार्ट करेंगे तो आपकी बॉडी वो एज अ स्टिमुलेंट काम करेगी उसके लिए। एक्सरसाइज आप बॉडी वेट ट्रेनिंग से भी स्टार्ट करो तब भी आपकी मसल ग्रो करेगी, क्योंकि आपके लिए वो चीज़ नहीं है, वो तब भी आपके लिए ग्रो करेगी। पर हर चीज़ का टाइम होता है। 50s में आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना कि वो आपको 20 वाले रिजल्ट देगी, क्योंकि नेचुरल फिनोमिना है हमारे सेल्स का डिग्रेड होना, हमारे टिश्यू का डिग्रेड होना। वो जब हमारे डिग्रेड होगा तो 60-70 डिग्रेड होता चलेगा ना, तो एज कम्पेयर टू 30 और 50 में वो काफ़ी डिग्रेड हो गया होगा ना, तो उससे हम वो रिजल्ट तो आउटपुट एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। और जैसा आप प्रोटीन की भी बात कर रहे थे, तो कोई भी पर्सन प्रोटीन बाय करते हुए ये कैसे पता करे कि वो कितना ऑथेंटिक है? ये आपकी पर्सनल रिसर्च होगी कि आप ऑथेंटिसिटी को कैसे देखते हैं, है ना। आप जेन्युइन कंपनी से बाय करें जिसका ब्रांड वैल्यू है, और जेन्युइन स्टोर से बाय करें, और आप भी स्मार्ट इनफ होने चाहिए। आप भी इंग्रेडिएंट्स पढ़ें, उस पर क्या लिखा हुआ है, मुझे क्या मिल रहा है। तो और थर्ड लास्ट आपका एक्सपीरियंस है कि प्रोटीन के मतलब कंज्यूम करने के बाद आपको उसको कैसा फील हो रहा है। तो ये 3-4 पैरामीटर्स हैं जो आप वेरीफाई कर सकते हैं। बट इनमें कुछ ऐसा भी स्कैम्स होता है कि प्रोटीन पाउडर्स मतलब डब्बे के अंदर कुछ और है और इंग्रेडिएंट्स कुछ और लिख रखे हैं, ऐसे स्कैम्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं, और बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। अच्छा। और हम तो मेरठ में है तो यहाँ तो भरमार है ना। और इतनी ज़्यादा है कि लाइफ अपने 10 साल निकाल देते हैं वो इस फिटनेस की लाइन में, और उनको कभी ये एहसास नहीं हो पाता कि वो जो उन्होंने कंज्यूम किया वो सही में सही है। मैं आपको बताता हूँ, इतने आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स आते हैं कि आप उनको बता ही नहीं सकते कि ओरिजिनल कौन सा है, फेक कौन सा है। इस तरह से इस लेवल पे उनके आइडेंटिकल्स तैयार होते हैं। तो ऐसे में तो स्मार्टनेस भी काम नहीं करेगी बिल्कुल भी। हाँ, नहीं काम करेगी। आपको
अब आपको कोई भी अच्छी कंपनी का प्रोटीन चाहिए, आप या तो आपको पता है ये कंपनी अच्छी है तो उसकी वेबसाइट से मंगाओ, या अदर वेबसाइट से किसी से ऐसी ऑर्डर ना करो जहाँ पे ऑथेंटिसिटी नहीं है। कुछ ऐसे जिम ट्रेनर्स भी मैंने देखे हैं जो थोड़े से क्या कहते हैं, उनकी एज थोड़ी ज़्यादा होती है, तो वे प्रोटीन पाउडर्स को या बाहर से कुछ भी लेने के लिए मना ही करते हैं कि सप्लीमेंट्स ना लो, जितना आप ऑर्गेनिक फूड प्रोटीन ले सकते हो उतना लो। हाँ, बेटर है अगर आपका गोल हेल्थ एंड फिटनेस की तरफ है, आपको फिट रहना है, तो प्रोटीन की जरूरत ही नहीं है। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ। इसका रीजन कहीं ना कहीं ये भी है कि प्रोटीन पाउडर लेने से कुछ डिसएडवांटेज है या बॉडी पे कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि उसके कुछ डिसएडवांटेज है, पर ये है कि आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, है ना, आपको एक बेटर चॉइस भी हमेशा देता है ना कि आप ये कर लो और या ये कर लो, और जिसमें आपको ज़्यादा फायदा है मुझे लगता है हर इंसान वही प्रीफर करता है। अगर आप स्ट्रेस आउट हो कि आपका दिमाग बिल्कुल एकदम कन्विंस हो रखा है कि मुझे तो वे प्रोटीन लेके ही मैं फिट रह पाऊंगा या मेरी बॉडी बनेगी, तो देन उस चीज़ का तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। साइड इफेक्ट्स हैं इन चीज़ों के? कुछ साइड इफेक्ट्स दो तरीके से हैं। अगर उसके अंदर जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं उसके अंदर जो भी है वो ठीक नहीं है तो साइड इफेक्ट होंगे। देन अगर आप उसकी ओवरडोज कंज्यूम करोगे तो दुनिया में हर चीज़ के साइड इफेक्ट है। अगर आप ये सोचोगे कि मैं दिन में 100 ग्राम्स के आसपास वे प्रोटीन के एक बॉक्स से ही पूरा कर लूँ, देन बॉडी के साथ में भी आपको डायबिटीज़ तक की भी इश्यू हो सकती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी आपकी बढ़ सकती है। अच्छा, है ना। तो कैसे, जैसे काफी लोग जिम करते हैं, ठीक है, तो जिम करते टाइम काफी लोगों को इंजरीज भी होती है, तो आप कुछ टिप्स देना चाहोगे उन लोगों के लिए जो वो अवॉइड कर सके इंजरीज को? देखो, इंजरीज को अवॉइड करने का सबसे पहला तरीका है आपकी फॉर्म और आपकी टेक्निक सही होनी चाहिए। आपकी सेकंड आपका आता है जब आपका रेस्ट टाइम सही होना चाहिए। इस पे तो हम बात ही नहीं करते। आपने आज भी लेग्स करे, आपने तीसरे दिन भी लेग्स कर लिए, आपकी मसल रिकवर नहीं थी, फिर उसके बाद आपने फिर सैटरडे में लेग्स कर लिए। लेग्स पे तो लोग नहीं करते हैं, लोग क्या करते हैं, शोल्डर को रिपीट कर देंगे, बाइसेप्स को रिपीट कर देंगे, है ना। तो उससे क्या हो, आपकी मसल अच्छे से फटीक होने के बाद उसमें उसके टिश्यू जो डैमेज हुए वो सब होने के बाद आपने उसे प्रॉपर रेस्ट नहीं दिया तो क्या होगा, इंजरी होने के चांसेस बढ़ गए ना। तो इंजरी सिर्फ दो ही वजह से होती है, प्रॉपर इम्प्रॉपर फॉर्म ऑफ टेक्निक से, दूसरा आपका जो रेस्ट और रिकवरी पीरियड है वो आपने अच्छे से उसको यूटिलाइज नहीं किया, आपकी मसल रिकवर नहीं हुई अच्छे से। तो जैसे भैया एक्सरसाइज की बात आई गई, तो अगर एक नॉर्मल कोई बिगिनर है या इंटरमीडिएट है कोई, तो क्या कौन कौन सी एक्सरसाइज किस किस दिन करनी सही रहेगी उसके हिसाब से, मतलब किस हिसाब से गैप रखना चाहिए, या फिर थोड़ा सा इसके बारे में बताओ। देखो, अगर आप बिगिनर हो, सबसे अच्छी ट्रेनिंग है आपके बॉडी वेट वर्कआउट। बॉडी वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए, आपके पास कमांड होनी चाहिए पुशअप की, पुलअप्स की। पुशअप, पुलअप, चिनअप्स, ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपकी बॉडी सिमेट्रिक तरीके से काम करती है, और जब आपकी बॉडी सिमेट्रिक तरीके से लोड लेना स्टार्ट करेगी तो उसी, अगर आप 2-3 महीना करोगे ना इसको भी, तो भी आपकी मसल ग्रोथ दिखनी स्टार्ट होगी। आप चाहे फिर 20s में चाहे आप फिर 30s में ज्यादा, क्योंकि आपके लिए जो रेस्पॉन्स है ना, मसल को जो रेस्पॉन्स मिला है वो बिल्कुल नया है। तो बिगनर के लिए ये बिल्कुल जरूरी है, जो कि हमारे जिमों में बिगनर इस चीज को फॉलो नहीं करते। मैं आज के टाइम में देखता हूँ पुलअप कोई जिम में नहीं मारता है, है ना, क्योंकि ना तो बच्चे सीखना चाहते हैं साथ वालों से जो एक्सपीरियंस है, और ना ही वो खुद करना चाहते हैं। उनको खाली मशीन यूज करनी है और वो सोचते हैं कि वहां से हमारी बॉडी बेहतर होगी। और सेकेंड हम बात करें इंटरमीडिएट की, इंटरमीडिएट को भी अपना बॉडी वर्कआउट, जो बॉडी वेट ट्रेनिंग है उसको भी करना चाहिए। देन प्रोग्रेसिव ओवरलोड और वॉल्यूम पे ध्यान देना चाहिए किसी भी एक्सरसाइज के लिए। तो जैसे भैया काफी बार प्रोग्रेसिव ओवरलोड की बात आई है, थोड़ा सा इसके बारे में बताओ एग्जैक्टली है क्या ये? देखो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब ये है कि आज आपने मान लो 50 kg की बेंच करी, और मान लो आपने 20 से स्टार्ट करा, आपने 10 रेपिटेशन करे, 30 पे भी आपने 8 रेपिटेशन करे, फिर 50 पे आपने 5 रेपिटेशन करे। तो आपकी ये ट्रेनिंग चली 3 से 4 हफ्ते, है ना, 3 हफ्ते चली। अब उसके बाद क्या हुआ कि आप 5वें हफ्ते में, और 5वें हफ्ते में भी आप सेम चीज फॉलो कर रहे हैं, तो आपने प्रोग्रेस नहीं की है उसमें, और ना आपका वॉल्यूम बढ़ा है। अब आप 5वें हफ्ते में जाके अपने रेपिटेशन जो 20 के थे उस पे 12 निकालोगे, है ना, 5 पे 50 kg पे आप 10 निकालोगे, तो आपने एक प्रोग्रेशन करा है और आपका वॉल्यूम भी बढ़ा। वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है, सेट, वेट और रेप्स, इसका जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका प्रोग्रेशन बढ़ेगा। तो
तो इस प्रिंसिपल पे आपको हमेशा काम करना पड़ता है ग्रोथ के लिए। बेसिकली इस तरीके से ये काम करती हैं चीजें। तो जैसे भैया मैंने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा था कि किस किस दिन कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी सही रहती है, ऐसा कुछ है? हाँ। काफी लोग कहते हैं कि लेग्स हमेशा मोस्टली सैटरडे को करते हैं, बट कुछ लोगों का कहना होता है कि लेग्स हमेशा मंडे को करने चाहिए। नहीं, तो देखो ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई सी भी एक्सरसाइज किसी भी दिन कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट है आपकी उस मसल की रिकवरी होनी चाहिए जब आप उसे दोबारा ट्रेन करें, बस। तो हम एक मसल को मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं? कर सकते हैं अगर आपकी मसल रिकवर है तो अच्छे से। ओके। और कितने डेज का गैप होना चाहिए बीच में एटलीस्ट? देखो इन जनरल 2 से 3 दिन तो 2 से 3 दिन लग जाते हैं एक छोटी मसल को रिकवर होने के, और बड़ी मसल को कई बार 4 दिन भी लग जाते हैं। देखो यहाँ पे डिपेंड करता है, आप नेचुरल एथलीट हो, आप नॉर्मल से सप्लीमेंट कंज्यूम करते हो और आपका डाइट भी ठीक ठाक है, तो आपको बड़े मसल ग्रुप में 4 दिन भी लग सकते हैं, छोटे ग्रुप में 2-3 दिन लग सकते हैं। पर अब हम उन लोगों को देख के ट्रेन करेंगे जो एक इन्हांस एथलीट हैं, जिनकी डाइट अलग है, उनके सप्लीमेंट सारे हैं उनके पास, है ना, और भी चीज़ें वो ऐड ऑन करते हैं, तो उनसे कंपैरिजन नहीं कर सकते हम। वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, वो वर्कआउट करने के बाद भी 4 घंटे रेस्ट करते हैं, तो उनकी तरह हमारा प्रोटोकॉल नहीं हो सकता। हमें अपनी बॉडी के हिसाब से स्प्लिट करना पड़ेगा वर्कआउट। और वेट लॉस करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज कौन सा है, बेस्ट वर्कआउट कौन सा होगा, कार्डियो या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? हमें मिक्स करनी चाहिए। मिक्स, हाँ। अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, एक क्वेश्चन जनरली लोग पूछते हैं और कुछ लोग फॉलो करते हैं, जिम में आएंगे, कार्डियो करेंगे, पूरे थक जाएंगे, उसके बाद डंबल उठाएंगे और करके चले जाएंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा साइंटिफिक तरीके से आपको समझाता हूँ। जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो हमारी बॉडी ग्लाइकोजन को ज्यादा प्रेफर करती है। ग्लाइकोजन क्या होता है? जब हम कुछ खाते हैं उससे जो हमारी बॉडी ने ग्लूकोज बनाता है वो स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। अब जब हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन है उसको मोर प्रेफर करेगा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए। अब हम जब कार्डियो करने आते हैं, कार्डियो हमारी बॉडी क्या करती है, उस ग्लाइकोजन को सारे को यूज कर लिया, ठीक है। अब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, ग्लाइकोजन क्या होता है ना, जब हम एक्सरसाइज करते हैं किसी अमाउंट में डिक्रीज हो जाता है। कार्डियो करके बाद हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे जाएंगे, क्या हमारे ग्लाइकोजन के स्टोर्स कम होंगे? तो हम इफेक्टिवली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे। अगर हम वही कार्डियो बाद में करते, अगर हम स्लो टू मॉडरेट स्पीड पे कार्डियो करते, हमारी बॉडी मोर स्विच टू स्टोर्ड फैट पे काम करती है इन जनरल। तो अगर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पहले करें और कार्डियो बाद में करें तो हमें बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। पर यहाँ पे लोग उल्टा करते हैं, पहले कार्डियो करते हैं उसके बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते नहीं है, बस ऐसे ही करते हैं। एनर्जी लेवल भी डाउन, एनर्जी लेवल डाउन है, क्योंकि हम मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उसके अंदर ग्लाइकोजन होना चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्शन है, ये नहीं है कि आपने ऐसे स्विंग कर लिया। ये फर्क है। तो भैया जैसे आज के टाइम आपने देखे हुआ जिम्स वगैरह में जो काफ़ी टीनेजर्स है वो मोस्टली कहीं ना कहीं किसी न किसी बड़े बॉडी बिल्डर से इन्फ्लुएंस हो गए, जो एक्सटर्नल हार्मोन्स होते हैं, स्टेरॉइड्स वगैरह वो यूज़ कर रहे हैं। तो उनके बारे में क्या कहना, किस तरीके से वो हार्मफुल है या फिर किस लेवल तक वो सेफ है, अगर है तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। देखो इस टॉपिक पे ज़्यादा बात करना कभी भी बेहतर नहीं होता, पर मैं ये बोलूँगा अगर आप आपका गोल के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, आप एक कॉम्पिटिटिव लेवल की मसल बिल्डिंग करते हैं, उस टाइम पे आप इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं तो वो भी आपकी एक पर्सनल चॉइस है। पर अगर आप compete नहीं करते हैं तो आपको, मुझे नहीं लगता इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत है। अगर आप अच्छे से साइंटिफिक तरीके से डाइट वर्कआउट फॉलो करेंगे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए मेरा तो इस पे यही ओपिनियन है, आपका गोल क्या है उसके बाद डिसाइड करता है कि आपको करना क्या है। पर ये चीज़ें आपके लिए कभी भी बेहतर नहीं होती हैं। लेकिन ऐसा सुना है कि इसके काफ़ी डिसएडवांटेजेस है। हाँ, डिसएडवांटेजेस हैं, तभी तो हम ये बोल रहे हैं कि आप अगर आप compete कर रहे हैं तब आपकी पर्सनल चॉइस है। अगर आप compete नहीं कर रहे हैं, अच्छी फिजिक बनाने के लिए, अच्छा हेल्दी रहने के लिए, इन चीज़ों की कोई यूज ही नहीं है। इनके बिना भी हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं। सिर्फ कंपटीशन में इनकी नीड्स हैं। नहीं, इस नीड नहीं कह सकते। हम वहां पे जब compete करते हैं सब इनहांस तरीके से रहते हैं, तो उनके साथ compete करने के लिए कई बार हमारी सोच ऐसी बन जाती है, इंडस्ट्री इस तरीके से चल रही है। अच्छा, है ना। और आजकल पर नेचुरल कंपटीशन भी होने लगे हैं।
लोग नेचुरली क्योंकि अवेयर होने लगे हैं कि साइंटिफिक तरीके से काम करने में भी हम काफ़ी चीज़ बेहतर अचीव कर सकते हैं। तो भैया कुछ एस्ट्रॉइड है जिनके अगर आपको नाम पता और नाम बताना चाहो आप? देखो, नाम बताना तो एस्ट्रॉइड तो सारे ही बेहतर नहीं है, नहीं, कोई भी बेहतर आप नहीं यूज कि कर मतलब लो। कोई भी अगर इनके नाम बताना चाहो कौन कौन से हैं ये? नहीं, अब अगर हम नाम बता के क्या मैसेज देना चाहते हैं, मतलब कि बच के रहे ऑडियंस इनसे, को? इनसे बच करो। बच के रहे। हाँ, तो मैं तो ये बोलूंगा ना, अगर- नाम से बेहतर है आप किसी भी एस्ट्रॉइड को ना लो ना, नाम से बेहतर है। नाम तो मैं बता सकता हूँ, लिस्ट तो बहुत लंबी होती है, पर बेहतर है कि आप उन चीज को पे ना जाओ, है ना। मगर आप बोलोगे तो देखो, फॉर एग्जांपल हमारी इंडस्ट्री में लोग फैट बर्न करने के लिए क्लीन विट्रोल, विंस्ट्रोल ये सब लेते हैं, तो ये हमारे लिए सेफ नहीं है। अगर हमको फैट बर्नर लेना ही है तो एक नेचुरल सोर्स से जो बना हुआ फैट बर्नर ले सकते हैं ना, जैसे कि वो पेपराइन होता है, मतलब हमारा ब्लैक पेपर से एक्सट्रैक्ट होता है, या फिर टर्मरिक से एक्सट्रैक्ट होता है, या गार्नेशिया से एक्सट्रैक्ट होता है। ये सब कंपाउंड हम ले सकते हैं, वो हमारी बॉडी को इतना उससे कोई टॉलरेंस होता है और वो कोई प्रॉब्लम नहीं करते हैं हमें। तो भैया यहीं पे क्वेश्चन एक था कि जैसे आपने बताया कि जो कुछ आपके जो फैट बर्नर होते हैं वो सेफ होते हैं, तो मतलब जैसे अगर कोई नॉर्मल पर्सन ले रहा है तो एग्जैक्टली रिजल्ट देते हैं? देखो, फैट बर्नर का काम क्या और है, किस तरीके से वर्क करते हैं? देखो फैट बर्नर का काम है आपकी बॉडी में थर्मिक इफेक्ट को बढ़ाना। कैसे? वो क्या करता है, जैसे कि पूरा दिन का काम करने के लिए आपको 2000 कैलोरीज की जरूरत पड़ती है, तो वो क्या करेगा, आपकी इफिशिएंसी बढ़ा देगा। मतलब कि ऐसा कर देगा कि आपको वही काम करने के लिए अब 2200 कैलोरीज की जरूरत है। अब आप ये सोच के देखो ना, वो आप खा 200 रहे हो, आपको जरूरत उनके वजह से 2200 की पड़े, वो 200 कैलोरीज कहाँ आएगी? वो स्टोर्ड फैट से आएगी, है ना। तो वो बॉडी की ओवरऑल कैलोरीज इनटेक जो होती है ना, हम BMR कह सकते हैं, वो बढ़ा देता है, या टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ा देता है। इस तरह से वो काम करते हैं, पर जैसे हम सोचते हैं ऐसे काम नहीं करते हैं। तो क्या ये सेफ है? जब वो देखो, जब वो ब्लैक पेपर से एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना, हमारे टर्मरिक से एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, तो नेचुरल चीज़ों से एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हमारी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी ज़्यादा लोगे, वो भी आपके स्टमक को अपसेट कर सकता है। तो सारी चीज़ लिमिटेड डोजेज में ही रहेंगी तो ज़्यादा बेहतर तो है। लेकिन अगर कोई पर्सन अपना फैट बर्नर ना लेना चाह रहा हो तो कोई होममेड रेमेडी है उस चीज के लिए? सबसे होममेड रेमेडी उसके लिए यही है, क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन आप फॉलो करें। अच्छा, उससे भी फैट बर्न हो जाएगा? हाँ, क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन, आपके गोल के आप कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी है, उसके प्रोटोकॉल के हिसाब से आप चलेंगे तो हमेशा आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं। और जैसे कुछ लोग सुबह उठकर 1 गिलास गर्म पानी, उसमें पता नहीं क्या क्या जीरा नींबू जो डाल के पीते हैं, वो सब काम करते हैं? वो सब चीजें वो हमारे मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देती हैं। अगेन मैं वो जो मैं अभी समझा रहा था, वही चीज काम करती हैं आपके कई बार गट हेल्थ को बेहतर कर देंगे। गट हेल्थ को बेहतर करने से क्या होगा, आपका खाना ज्यादा अच्छी से डाइजेस्ट होगा, है ना, आपको ब्लोटेडनेस फील नहीं होगी, आपको आपके बॉडी में, आपके स्टमक में गैस नहीं बनेगी। तो जिस तरह से हम उसे देखते हैं उस तरह से नहीं है, उसके हेल्थ बेनिफिट ज्यादा हैं। अच्छा, है ना, मतलब दो बंदे को हम कंपेयर करते हैं और वो सेम हाइट के हैं, सब कुछ है। एक को दिन में मान लो, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं, 4 रोटी में काम चल जाता है, और एक का 6 रोटी में भी काम नहीं चलता है, और उसका 4 रोटी वाले का वेट पुट ऑन होता है, 6 का वाले, तो उसके मेटाबॉलिक मतलब जो उसके फंक्शनिंग है वो ज्यादा बेहतर है। तो ये नेचुरल चीजें उनको बेहतर कर देती हैं, इफिशिएंसी बढ़ा देती हैं काम करने की ना, एनर्जी जो हमें चाहिए उस काम करने के लिए, इस तरह से काम करती हैं। तो भैया जैसे आपने अपना रोबस्ट बॉडी फिटनेस स्टार्ट किया था, तो आगे फ्यूचर प्लान्स या क्या विजन है आपका फ्यूचर का लेके से? अभी जो रोबस्ट बॉडी फिटनेस का जो विजन है, हम उसको एकेडमी में कन्वर्ट कर रहे हैं। लास्ट ईयर से ही हमने इसका विजन के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया था, पर हमने कुछ ट्रेनिंग ऑनलाइन कोर्स सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किए थे लास्ट ईयर, पर अब हम उसे ना ऑफलाइन बैचेस में कन्वर्ट करेंगे और ऑनलाइन में भी करेंगे, क्योंकि मेरठ में अभी यहाँ पे कोई नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में भी मेंशन किया था। तो वो एक्सीलेंस, वो नॉलेज न्यूट्रिशन की, वो फिटनेस की, एक्सरसाइज साइंस की, बायोमैकेनिक्स की जो ज़रूरत है वो यहाँ के लोगों को मिलेगी। तो यहाँ के लोग जो कि खेल कूद में काफ़ी आगे हैं, उनके लिए सब चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से काम करेंगी। तो मेरा वही विज़न है यहाँ पे काम करने का, इसीलिए हम उसको एज अ एकेडमी में कन्वर्ट करने वाले हैं।
तो भैया आप कुछ टिप्स देना चाहोगे उन लोगों के लिए जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं कि वो कैसे पेशेंस रखे और मोटिवेट रहे अपने वर्कआउट को लेकर? देखो, आपका गोल डिसाइड होना चाहिए। अगर आपको पता है, दो कैटेगरी की बात करूंगा। एक तो वो लोग जिन्हें पता है कि मुझे ये अचीव करना है, कंपटीशन अभी साइड में रख देते हैं, तो उन्हें उस तरीके से काम करना चाहिए कि मुझे अगले 6 महीने में अपने आप को एक बेहतर फिजिक में कन्वर्ट करना है। तो अपना प्लान लेआउट करो। अगर आपको प्रायर नॉलेज है, उस प्लान को फॉलो करो। अगर आपको नहीं नॉलेज है, एक अच्छा कोच हायर करो देन, क्योंकि आप जब तक एक बेहतर अप्रोच से नहीं चलेंगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। सेकंड आता है यहाँ पे कॉम्पिटिटिव बॉडी या बॉडी बिल्डिंग। उस पे आपको और स्मार्ट तरीके से काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो एक गेम है, बॉडी बिल्डिंग एक गेम है। तो उसमें आपको ये भी पता होना चाहिए मुझे ये सप्लीमेंट अब लेना है, ये मुझे ये सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये सप्लीमेंट इफेक्टिव है या नहीं है, मुझे प्रोटीन पूरा करना है। तो आपको एक बहुत ही फोकस्ड होके माइंडफुल तरीके से चीज़ों पे काम करना है, मतलब एक डिसिप्लिन होके, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, क्योंकि आप एक गेम खेल रहे हैं। अगर आपकी चीज़ अंदर ये चीज़ है, देन आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। और ये किसी भी चीज़ में हो, आप उस चीज़ को हमेशा पूरा कर लेंगे। अच्छा भैया, जैसे अगर आप देखोगे पब्लिक में पार्क्स होते हैं काफ़ी, और अगर हम देखें कि जिम जिसे हम कर रहे हैं लोग, तो जिम के लिए इसको प्रमोट करने के लिए अगर हम पब्लिक पार्क्स में जिम की बात करें कि ओपन जिम्स होने चाहिए, इस पर आपको क्या टेक है? देखो, ओपन जिम है तो एक पॉजिटिव चीज सोसाइटी के लिए, पर एज सच ओपन जिम से हम, ऐसा नहीं है कि हेल्थ को तो हम प्रमोट कर सकते हैं, पर हम उससे अपना बॉडी बिल्डिंग का गोल तो अचीव नहीं कर सकते। हाँ, उससे तो नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस चीज पे काम कर रही है तो बेहतर है, पर मैं तो ये बताऊं गवर्नमेंट को अवेयरनेस पे ज्यादा काम करना चाहिए, कि डाइट पे ज्यादा काम करना चाहिए। और मैं बोलूंगा कि जो हमारा करिकुलम है स्कूलिंग का, उसमें थोड़ा सा हमें न्यूट्रिशन के बारे में ज्यादा पढ़ाना चाहिए, कि कैसे फूड हमारी लाइफ को इम्बैलेंस करके रखा हुआ है, उस चीज पे हम ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो भैया जैसे अभी का टाइम है, अगर आपने देखोगे वेजिटेबल्स वगैरह जितने भी आ रही है, जितने भी फ्रूट्स वगैरह भी है, ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक रह नहीं रही। ज्यादातर बोलना होता है कि इंजेक्शन वगैरह लगते हैं इनमें। तो क्या जो न्यूट्रिशन इनसे पहले मिलते थे वो अभी भी मिल रहे हैं हमें? नहीं, और ये तो ऐसा तो अब बचा ही नहीं है। देखो, मैं आपको बताता हूँ, आपने देखा होगा कि बोलते थे एग्स में 100 ग्राम एग्स में अगर हम बात करें, एक वोल एग में 7 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिलता है। वो रिसर्च आज से 10 साल पहले हुई, मान लो 20 साल पहले हुई, तो वो 20 साल पहले रिसर्च ने ये बोल दिया कि उस एग के अंदर 7 ग्राम प्रोटीन है। पर आज तो इतनी एडल्ट्रेशन हो गई है फूड के साथ, उसके अंदर 4 ग्राम है, 2 ग्राम है, 3 ग्राम को पता ही नहीं है। तो आपको स्मार्ट चॉइसेस करनी पड़ेगी। अब फ्रूट्स, ऐसी फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स के अंदर, बनाना के अंदर गुड बैक्टीरिया, गुड प्रोबायोटिक होते हैं, बैक्टीरिया नहीं, गुड प्रोबायोटिक्स होते हैं उसके अंदर, वो पेट की गट हेल्थ के लिए बढ़िया थे। पर वो एक अनइवन तरीके से उसको पकाया जा रहा है, तो वो चीजें उसमें नेचुरली कहाँ से पैदा होंगी? वो नहीं होगी ना, तो आपको अपसेट कर सकती हैं। तो आपको कंज्यूम किया, आपको पता होना चाहिए मैंने ये कंज्यूम किया, मुझे कुछ साइड इफेक्ट आया, तो इट्स योर ओन कॉल कि आप डिसाइड करें कि नहीं, ये बेहतर नहीं है फूड, मैं उसको हटा सकता हूँ। ठीक है। आज के टाइम में आपको खुद से ही डॉक्टर बनना पड़ेगा अपना, तभी काम चल सकता है। तो भैया जैसे हमने देखा है कि काफी जो बॉलीवुड के स्टार होते हैं, ये एक मूवी में तो बिल्कुल ऐसे दिखते हैं हट्टे कट्टे, और अगर कोई सेकंड मूवी आने वाली है, कोई दूसरी मूवी, उसमें एकदम ऐसे स्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो मतलब इतनी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है इनका? देखो, आपको लगता है कि वो मूवी आई और वो चले गए, उसके टाइम पीरियड को आप कभी नोटिस नहीं करते हैं जी। देखो, मान लो आमिर खान ने पहले दंगल बनाई, उससे पहले उसने 3 इडियट्स बनाई, तो उसके बीच में टाइम पीरियड बहुत ज्यादा था ना। उस टाइम जब आप उसको मिल रहे थे तो आपने थोड़ा ना देखा था, आप तो उसको कैमरा पे फेस कर रहे थे ना डायरेक्टली, वो अपनी शोकेस तो बॉडी नहीं कर रहा था। देखो, उस सिचुएशन में हम ये बोलेंगे, जो भी अच्छे लेवल का, जो भी मतलब बॉलीवुड में लोग हैं, या फिर जो भी एक बेहतर लेवल का काम करते हैं, उनके अंदर फोकस, डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो उस चीज़ पे काम करते हैं, वो माइंडली उसके ऊपर पूरा फोकस होकर जब काम करते हैं ना, वो अपना गोल अचीव कर लेते हैं।
उस टाइम पे वो अपने ये नहीं करते हैं कि मुझे खुद से करना है, दे विल हायर अ गुड कोच, वो डॉक्टर से भी कंसल्ट करेंगे, है ना, एक क्वालिफाइड पर्सन के साथ काम करेंगे, तो उनके पास ना वो सारी चीजें होती हैं जिससे वो अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं। इन सम हाउस, इन सम केसेस, कई बार मे भी, इसका कोई वैलिड प्रूफ नहीं है, आप अपने मतलब क्या ये कह सकते हैं, जैसे अपने गोल को अचीव करने के लिए, फास्ट करने के लिए, कई बार आप किसी चीज को, किसी प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं, पर इन जनरली बेहतर उनके जो डिटर्मिनेशन होते हैं वो नहीं देखते हम, तो बेसिकली रोल उसी का ही होता है। तो भैया क्या लाइक अगर जो सेम चीज अगर किसी एक नॉर्मल पर्सन को दी जाए, जो बॉलीवुड एक्ट्रेस की बात चल रही थी, जैसे अगर जैसे आपने बात करी डाइट, डॉक्टर वगैरह, न्यूट्रिशन वगैरह, और कोई कोच अगर एक नॉर्मल पर्सन को दे जाए, क्या वो भी इतनी जल्दी ट्रांसफॉर्म हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यहाँ तो ये है ना, डाइट चाहिए वो फ्री में चाहिए। आप किसी को, अब मैं आपको बताता हूँ, मैं लोगों की डाइट बनाता हूँ। जब मैं उनसे डाइट बनाता हूँ तो मैं उनसे कम से कम भी आधा घंटा बात करता हूँ। मेरे पास ऐसे भी कॉल्स आते हैं जो स्ट्रेस आउट बंदे होते हैं, बस उनका ये होना है कि सर आप पर्सनल ट्रेनिंग के कितने पैसे लोगे। तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं पर्सनल ट्रेनिंग के तुझे पैसे नहीं बता सकता, पर मैं तुझसे बात जरूर करना चाहूंगा, मैं समझना चाहूंगा क्या मैं उसको वो चीज प्रोवाइड कर पाऊंगा, क्या वो प्रिपेयर्ड है उस चीज के लिए। अगर वो प्रिपेयर्ड है उस चीज के लिए तभी मैं उस चीज को कैरी ऑन कर सकता हूँ, वरना नहीं करूंगा। ये वाली चीज है। और यहाँ पे लोगों को बात करनी नहीं है, बस डाइट चाहिए, कैसे भी लिख के दे दो, ब्लाइंडली फॉलो करेंगे। देखो, कस्टमाइज डाइट बनाने के लिए उसकी डाइट हिस्ट्री, उसका डाइट पैटर्न, उसका 6 महीने पहले वेट कितना था, क्या उसको कोई प्रॉब्लम हुई थी, उसका वेट इतना गेन हुआ, तो ये सारे पैरामीटर कंसिडर करने के बाद ये अच्छी डाइट बना सकते हो। जब आपने अच्छी डाइट बना दी, आपने तो काम खत्म कर दिया, उसको फॉलो भी तो करनी है। अगर वो फॉलो नहीं करेगा, रिजल्ट कैसे मिलेंगे? सही बात है, ये प्रॉब्लम है। तो अगर एक अच्छी फिजिक बनाने में डाइट का कितने % रोल होता है? डाइट और एक्सरसाइज दोनों का रोल 100% होता है। अगर आपने डाइट 90% कर दी तो आपके रिजल्ट भी 90% हो जाएंगे, एक्सरसाइज कर दी तो एक्सरसाइज भी 90% हो जाएंगे। आप ट्रेनिंग से रेस्ट जरूर ले सकते हैं, पर ये नहीं कर सकते आप चीट मील करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ट्रेनिंग से रेस्ट का मतलब है कि आपकी बॉडी रिकवरी मोड में जाएगी। वहां पे आप थोड़ा सा अपने आप को वो मैनेज कर सकते हैं, पर डाइट में आप नहीं कर सकते। तो इस डाइट इज मोर प्रिफरेबल, और रेस्ट टाइमिंग्स और सब डाइट पे डिपेंड करती है आपकी रिकवरी कितनी होगी जी। तो पारिक भैया, वेट लॉस जर्नी में काफी पॉपुलर चीज है, वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसके बारे में आप बताइए कुछ कि क्या है ये। देखो, इंटरमिटेंट फास्टिंग एक तरीके से ये समझो कि हमने किसी टाइम पीरियड के लिए खाया, फिर हमने किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए नहीं खाया। मतलब कि एक विंडो बनाई, उसमें हमने खाया, फिर 8 घंटे की विंडो में हमने नहीं खाया, या समझो 8 घंटे की विंडो में खाया और 12 घंटे की विंडो में नहीं खाया। अब अगर आप इसी डाइट में अपनी ओवरऑल कैलोरीज जो 8 घंटे में कंज्यूम करते हो वो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज से ज्यादा है, तो चाहे आप इंटरमिटेंट कर लो, कुछ भी कर लो, आपका वेट ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि ओवरऑल कैलोरीज तो आपने ज्यादा ही खा ली ना। पर बॉडी के लिए यहाँ पे कुछ बेनिफिट होते हैं, जैसे कि आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी थोड़ी ठीक हो सकती है। आप डायबिटिक पेशेंट हो, टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट हो, तो वहाँ आपके लिए बेहतर काम करेंगे। आपका थोड़ा सा इंसुलिन भी बेहतर तरीके से रेगुलेट होगा बॉडी में, और हार्मोनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बेहतर हो सकती है। पर वेट लॉस करने के लिए आपको कैलोरीज जो सरप्लस में नहीं खा सकते, आपको खाना पड़ेगा मेंटेनेंस से आसपास या उससे कम ही खाना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप अपना गोल अचीव कर सकते हो। तो भैया एक चीज है, मतलब उम्मीद है शायद मेरे हिसाब से कुछ लोगों का ऐसा बोलना है कि अगर 48 आवर्स का आप फास्ट रखते हो तो उसके बाद जो है जो बॉडी ऑटोमेटिकली फोकस हो जाती है, काफी बहुत ज्यादा, मतलब एकदम एनर्जेटिक फील होता है। क्या ये चीज सही है? यार मुझे एक बार बताओ, रीजन क्या है? वीडियोस को अच्छा दिखाने के लिए या कुछ अलग बताने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं। आप मुझे बताओ, एक इंसान जो कि जिसके पास, जिसे बच्चों का भी ध्यान रखना है, ऑफिस भी जाना है, घर आके रेस्ट भी करना है, फैमिली से भी बातचीत करनी है,
क्या उसके लिए एक दिन से ज्यादा भूखा रहना पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रैक्टिकली तो ये चीज है नहीं, है बिल्कुल नहीं। भी। तो इसी तरीके से 48 आवर्स की ये सब बातें करने वाले लोग खाली Fake। नाम की बातें करते हैं, इनका कोई लॉजिक नहीं है, मोस्टली बॉडी है ना? बिल्डर ये बात करते हैं। बल्कि फास्ट करना एक अच्छी बात है, हर रिलीजन में है, किसी भी रिलीजन में चले जाओ उसके बेनिफिट है, आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स बेहतर रहेंगे, इन सब चीज़ों के बेनिफिट है। तो उस चीज़ को प्रैक्टिस उस तरीके से करो। और आप 48 तक आवर्स में कुछ खाओगे तो ऑब्वियसली कम खाओगे, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। अरे लाइफ को जीना है भाई। भैया जैसे अब देखा जाए कि आजकल यूथ काफी बाहर का फूड ज्यादा खाता है, जंक फूड हो गया, ऑयली फूड, ये सब, और चिप्स वगैरह, इतनी चीजें हैं जो बाहर के लोग खा रहे हैं और उससे उनकी हेल्थ पे क्या हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहा है वो भी नहीं जानते। कुछ उसके बारे में आप बताओ। मैं यहाँ पे ना एक चीज और ऐड करूंगा। लोग शुगर को कल्प्रिट मारनी है, पर मैं बोलता हूँ शुगर इज नॉट अ कल्प्रिट। आपका कल्प्रिट है, आपका जो दुश्मन है वो है आपका प्रोसेस फूड। प्रोसेस फूड के बॉडी में इतने नेगेटिव साइड हैं कि आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी खराब कर देगा, आपको डायबिटिक बना सकता है, आपको ओबीज बना देगा, आपकी गट हेल्थ खराब कर देगा, आपके हार्मोन इम्बैलेंस कर देगा। ये सब चीजें आपको प्रोसेस फूड देता है। ओवरऑल आपके साथ एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। पर दूसरे एंड में शुगर, जो कई बार आप फ्रूट्स की फॉर्म में लेते हो, आपके लिए ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप कई बार रिफाइंड शुगर आपके लिए अच्छी नहीं है, पर ऐसे चीनी चम्मच से कोई नहीं खाता है। बिल्कुल, है ना? कभी कभी किसी ने खा ली तो ठीक है, चम्मच से चीनी कोई नहीं खाता है, गुड़ भले ही खाता है, फिर भी उसका जो शुगर कंटेंट थोड़ा सा अनप्रोसेस्ड होता है, कम प्रोसेस्ड होता है, तो फिर भी एक बार को हम बोल सकते हैं ठीक है, बेहतर तो ये नहीं है। मैं तो ये तो नहीं बोलूंगा कि आप दिन में टाइम टू टाइम आप गुड़ भी कंज्यूम करने लग जाओ। तो शुगर कल्प्रिट नहीं है यहाँ पे। हमारा जो असली दुश्मन है वो है प्रोसेस फूड। उस पर ध्यान दो, शुगर पे मत ध्यान दो। शुगर तो आपको हर चीज में थोड़ा कम ज्यादा मिल ही रही है, उसको आप कंटिन्यू रखो। ठीक है। तो भैया जैसे काफ़ी अभी कम एज में भी देखा होगा, मोस्टली टीनेजर्स में भी घुटनों में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है। नॉर्मल अगर जिम वगैरह भी नहीं कर रहे या फिर नॉर्मल कुछ भी नहीं कर रहे तब भी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो जॉइंट्स वगैरह के मतलब कुछ ये जेनेटिक्स का कुछ वो है, या फिर एक मैं कहूँ कि टाइम टू टाइम जनरेशन की सारी चीज़ें डिग्रेड हो रही है, कुछ चेंजेस हो रही है? तो इसके बारे में बताओ थोड़ा। आप मतलब यहाँ पे एक यंग बच्चे की बात कर रहे हो या एक ओल्डर एज के पर्सन? मैं यंग बच्चे की बात कर रहा हूँ। देखो उसमें हमारी न्यूट्रिशन डिफिशियंसी थोड़ा रोल प्ले करती है, और जेनेटिक्स भी थोड़े से प्ले करते हैं कि आपके मदर और फादर में वो मतलब कैल्शियम का इंटेक ड्यूरिंग योर बर्थ में भी लो रहा हो, तो आपके जो बोन की जो डेंसिटी है वो इतनी बेहतर ना डेवलप हुई हो। ये रीज़न हो सकता है उसका। पर अगर आप उनकी टेक केयर करेंगे जॉइंट्स की, तो आप उन चीज़ों रिकवर कर सकते हैं। तो पारिक भैया आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। तो लास्ट एडवाइस हमारे ऑडियंस को दो कि कैसे आप, अगर कोई जनरल हेल्थ के बारे में भी है, कैसे अपना ध्यान रखे और अपना थोड़ा बॉडी वेट ट्रेनिंग ही करता रहे। वेट ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, बॉडी वेट कर ट्रेनिंग ले, तो उसके बारे में थोड़ा एक एडवाइस दो। देखो मेरी एडवाइस तो ये है कि अपने डाइट के ऊपर, अपनी एक्सरसाइज की फॉर्म्स एंड टेक्निक पे होकर काम करें, और उससे आपको इंजरी भी नहीं होगी, आपको बेहतर रिजल्ट भी मिलेंगे। सेकंड, मैं जो अपने लोगों को यहाँ पे जो भी व्यूअर्स हैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ, आप आज के टाइम में अपनी ऊपर तो ध्यान दे रहे हैं, आप जिम के अंदर जा रहे हैं, पर आप अपने पेरेंट्स के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप 30s के होंगे ना अभी, तो आपकी मदर का मेनोपॉज स्टार्ट हो चुका होगा। अब मेनोपॉज में क्या होता है, आपकी मदर का जो एस्ट्रोजन है उसका गिरावट हो जाती है उसमें, तो क्या होगा, कैल्शियम इनटेक जो है वो ज़्यादा डिसॉल्व होगा, कैल्शियम बॉडी में इतना एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो उनको जॉइंट प्रॉब्लम हो रही है उनसे, है ना। उनके विटामिन डी, कैल्शियम सब बहुत नीचे गिर रहे हैं। हम क्या सोचते हैं कि हम उनको डॉक्टर के दिखाते हैं, कुछ रिकमेंड वो करते हैं, वापस घर आते हैं, थोड़े दिन उनको खिलाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। पर मेरा पॉइंट है कि जब आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं जिम में जाके, तो एक बार अपने पेरेंट्स की रिपोर्ट आप चेक करें, उन्हें किस चीज़ की कमी है, क्योंकि उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो लाइफ थ्रेटनिंग है। उनको प्रॉब्लम है जो टाइम के साथ जो प्रॉब्लम होती है। अगर आप उनको समझें तो आप भी उनका
30s में आके अपने पेरेंट्स का ध्यान रख सकते हैं, उनका न्यूट्रिशन बेहतर कर सकते हैं, जो कि आपके लिए भी अच्छा है और उनका साथ आपके लिए जितना लंबा होगा उतना ही आपके लिए भी बेहतर अच्छा होगा। होगा, बिल्कुल, ये तो है भैया। तो इसी के साथ इस पॉडकास्ट को करते हैं एंड। और अगर पर्सनल ट्रेनिंग वगैरह की आपको नीड है या फिर डाइटिशियन की, तो आप भैया से कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक वगैरह ऐड ऑन कर देंगे। तो चलिए कि चलते हैं, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।